हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग हमारा क्लास 11th बायो का एक चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसका फर्स्ट पार्ट ब्लड पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे एंड ब्लड ग्रुप वगैरह, मतलब ब्लड का पूरा पोर्शन आज जो है हम एक लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनिमल टिश्यू का लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लेना, आप मेरे चैनल पे जाना प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको वन शॉट लेक्चर में एनिमल टिश्यू का वन शॉट लेक्चर मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड है, ब्लड एक टिश्यू है, आप जानते हैं ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, वहां पे मैंने आपको थोड़ा आइडिया तो दिया था। अब एनसीईआरटी लिखती है कि ब्लड स्पेशल सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, शॉर्ट में लिख दिया है कनेक्टिव टिश्यू को सीटी, तो समझ लेना ब्लड जो है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड को हम वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अब देखिए, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में एक तो ब्लड आता है और दूसरा लिम्फ आता है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था एनिमल टिश्यू वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम ब्लड पढ़ने वाले हैं, लिम्फ हम बाद में पढ़ेंगे। एक और खास बात याद रखिएगा, ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है, इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो तो लिक्विड होती है और फाइबर्स फ्री होती है। मैंने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाते समय बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स मैंने आपको वहां पे समझाया था, आप देख लेना वो लेक्चर। लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, आइए अब ब्लड का कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। ब्लड को और क्या कहते हैं? रक्त, रुधिर, खून, ये सभी कई सारे नाम है ब्लड के। आइए समझते हैं। देखिए, ब्लड के स्टडी को हिमेटोलॉजी कहते हैं, ब्लड के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हेमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक बात है। अब ब्लड की अगर ओरिजिन की बात करें तो मीजोडर्मल इन ओरिजिन, इसका ओरिजिन मीजोडर्मल है। पीएच की बात करें तो 7.4 होता है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन है। बाय वेट बात करें कि ये कितना है, तो 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट का 7 से 8% होता है। बाय वॉल्यूम अगर बात करें तो 5 से 6 लीटर्स इन एन एवरेज साइज्ड एडल्ट मेल, एक एवरेज साइज्ड एडल्ट मेल में कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर्स ब्लड होता है। ठीक है, और 4 से 5 लीटर्स इन एन एवरेज साइज्ड एडल्ट फीमेल, एक एवरेज साइज एडल्ट फीमेल में 4 से 5 लीटर्स ब्लड होते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक बात हो गया। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्लड कॉम्पोजिशन की। ठीक है, ब्लड कॉम्पोजिशन, तो ब्लड में 55% क्या है? प्लाज्मा है, 55% प्लाज्मा है एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। अब इन दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है वो स्ट्रॉ कलर्ड मतलब भूसा, देखा है आपने, भूसे के रंग का होता है, मतलब हल्का पीला कलर का होता है। विस्कस फ्लूइड है, विस्कस मतलब थोड़ा गाढ़ा है। और प्लाज्मा में क्या है, तो प्लाज्मा में मैक्सिमम तो जल ही है, पानी ही है। प्लाज्मा में 90 to 92%, 90 से 92% जल है, वाटर है। ठीक है, देखिए ब्लड का 55% प्लाज्मा है, प्लाज्मा का 90 से 92% प्लाज्मा में क्या है? पानी है, वाटर है। इसके अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी होते हैं, 6 से 8% प्रोटीन्स है। ये सारी जो डेटा है ये एनसीईआरटी की है, तो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा मेन फोकस यही है कि हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करें, एक भी लाइन नहीं छोड़े, एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे। तो प्रोटीन्स है 6 से 8%। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का नाम यहाँ पे लिखा है जो कि एनसीईआरटी में है। पहला है एल्ब्यूमिन्स, ये हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, याद कर लीजिएगा। दूसरा है ग्लोब्यूलिन्स, देखिए ग्लोब्यूलिन्स के लिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, बट आप यहाँ पे थोड़ा समझिए। देखिए ग्लोब्यूलिन्स जो है ना, ग्लोब्यूलिन्स इनकी 3 सब क्लासेस है, मतलब आप ये समझ लो ग्लोब्यूलिन्स 3 प्रकार के हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन्स। इनमें से जो अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, चीजों के परिवहन में इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे कि अल्फा ग्लोब्यूलिन का एग्जाम्पल है सेल्यूलोप्लाज्मिन, ये कॉपर ट्रांसपोर्ट करता है। बीटा ग्लोब्यूलिन का एग्जाम्पल है ट्रांसफेरिन, ये आयरन ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, चीजों के परिवहन में इन्वॉल्व है। अब गामा ग्लोब्यूलिन्स जो है, जो एंटीबॉडीज होते हैं, ये इसी कैटेगरी में तो आते हैं, जिसे हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल याद रखो कि एनसीईआरटी ने जो लिखा है ना ग्लोब्यूलिन्स में कि प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म, वो गामा ग्लोब्यूलिन्स को ध्यान में रखते हुए लिखा है। ठीक है, अब चलिए, अब अगला है फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है, ये
प्रोटीन जो है इनका जो भूमिका है वो ब्लड क्लॉटिंग में है। अभी हम आगे ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम इनका जिक्र करेंगे। अब देखिए, जो मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। उसको कौन बनाता है? लीवर बनाता है। मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स लीवर में बनते हैं, लीवर बनाता है। जैसे कि देखिए, एल्ब्यूमिन्स लीवर बनाता है, ग्लोब्यूलिन्स में अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन्स लीवर बनाता है, फाइब्रिनोजन लीवर बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन लीवर बनाता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एक्सेप्ट गामा ग्लोब्यूलिन। याद रखिएगा, गामा ग्लोब्यूलिन लीवर नहीं बनाता है। मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एक्सेप्ट गामा ग्लोब्यूलिन। ये आपको याद रखना है, नहीं भूलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि और प्लाज्मा में क्या क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स इत्यादि। इसके अलावा मिनरल्स हैं, ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। देखिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स नाम से क्लियर है कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो जब नॉर्मली मतलब कोई कट नहीं है, कोई इंजरी नहीं हुई है, ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहा है, तो वो तो क्लॉट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इंजरी होती है तो उसमें ब्लड क्लॉट होते हैं, वो मैकेनिज्म हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब एक अनइंजर्ड ब्लड वेसल है, उसके अंदर खून बह रहा है, तो वहां पे खून का थक्का नहीं बनना चाहिए, ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको इनएक्टिव फॉर्म में रखा गया है। लेकिन जब इंजरी होगी, कट लगेंगे, ब्लड ब्लीडिंग होगी, तो उस समय जाके इन प्रोटीन्स को एक्टिव किया जाएगा। लेकिन जब सब कुछ सही सलामत है, कोई कट नहीं लगी, कोई चोट नहीं लगी, तो ये क्यों एक्टिव होंगे? अगर ये एक्टिव हो जाएंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो इसी के लिए इनको इनएक्टिव फॉर्म में रखा गया है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब क्लॉटिंग करवानी होगी तो इन्हें एक्टिवेट किया जाएगा, आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दीजिए तो उसे क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। तो सीरम क्या हो जाएगा? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो तो उसे हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अब आगे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हैं, इनके बारे में ये एनसीईआरटी का ही पेज है, तो इसी पेज से हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। और ये 45% बनाता है, ब्लड का 45% पार्ट जो है वो कौन है? फॉर्म्ड एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेंगे इराइथ्रोसाइट्स की, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहा जाता है, इन्हें रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीसीज आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन द ब्लड। आप ये याद रखो कि जो आरबीसीज है ना, ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। यानी कि ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने देखे, इनमें से सबसे ज्यादा कौन होते हैं? इराइथ्रोसाइट्स, आरबीसीज होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, अब क्या है कि अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। तो ये डाटा एनसीईआरटी का है, ये याद रखिएगा। साथ में यहाँ पे देखिए कि मैन में जो टोटल काउंट ऑफ आरबीसी है वो ज्यादा होता है वुमन के कंपैरिजन में। मतलब पुरुषों में टोटल काउंट ऑफ आरबीसी जो है वो ज्यादा होता है महिलाओं की तुलना में। इसका क्या कारण है? तो इसके कुछ कारण है, जिनमें से मैं 2 आपको बता रही हूँ। पहला ये कि जो एंड्रोजेंस है ना, ये लिखा है, जब मैं एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगी ना तो वहां पे लिखा है एनसीईआरटी ने कि एंड्रोजेंस जो होते हैं वो आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, और मेल में एंड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये एक कारण है। दूसरा, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन भी तो हो रहा है, तो ये दूसरा कारण है। ठीक है, अब कहाँ था, अब आगे क्या है कि आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। आप इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे समझेंगे, मैंने आपके लिए लिखा है। देखो, मैंने अभी आपको बताया ना कि ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनके बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं हेमोपोएसिस। मतलब ब्लड के बनने की प्रक्रिया को हेमोपोएसिस कहते हैं। इनमें से एक टर्म आता है इराइथ्रोपोएसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज।
आरबीसीज की बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इराइथ्रोपोएसिस कहेंगे, इराइथ्रोपोएसिस कहेंगे, ठीक है। इट अकर्स इन, और ये कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहले जब एक एम्ब्रियो अपनी माँ की यूटेरस में डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो समझते हैं ना, 0 से 8 वीक तक के लिए, 0 से 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के लिए हम एम्ब्रियो टर्म यूज करते हैं, और प्रेगनेंसी के 9वें हफ्ते की शुरुआत से हम फीटस टर्म यूज करने लग जाते हैं। तो एम्ब्रियो में योक सैक में बनता है आरबीसी। इसके बाद जो फीटस है, फीटस में कहाँ बनता है? लीवर में, बोन मैरो में, स्प्लीन में बनता है, और आफ्टर बर्थ बोन मैरो में बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है। तो एडल्ट में भी रेड बोन मैरो में ही बनेगा आरबीसी। आफ्टर बर्थ ये बोन मैरो में बनता है, रेड बोन मैरो में, ठीक है। अब चलिए इसको हटा देते हैं, अब आगे देखते हैं हम कहाँ पढ़ रहे थे। आगे है कि आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। देखिए ये एनसीईआरटी ने मोस्ट ऑफ द मैमल्स क्यों लिखा? एक्चुअली सारे मैमल्स में जो आरबीसी होते हैं वो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। आप देखेंगे, समझेंगे इस पॉइंट को, ये देखो यहाँ पे, हाँ समझेंगे कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज जो होते हैं ना, उनकी अगर शेप की बात करें तो वो सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव होते हैं। ये याद रख लो, कैसे होते हैं? सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव होते हैं आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। शेप में एक्सेप्शन मिलता है, जैसे कि कैमल एंड लामा जो है, उनकी जो आरबीसी है वो ओवल शेप की होती है, तो शेप में एक्सेप्शन है। बट मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योर कंडीशन में। न्यूक्लियस इज लॉस्ट ड्यूरिंग सेल मैच्योरेशन। देखो शुरू में न्यूक्लियस होगा, लेकिन सेल मैच्योरेशन के दौरान भी न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अब बाइकॉन्केव शेप है, तो इसका क्या फायदा हुआ? तो इसका फायदा ये हुआ कि बाइकॉन्केव शेप इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। कि जो बाइकॉन्केव शेप है ना आरबीसी की, ये क्या कर रही है? ये सरफेस एरिया बढ़ा रही है ताकि और बेहतर और अच्छे से और बेहतर गैस एक्सचेंज हो सके। इसके अलावा इन मैच्योर आरबीसी में अदर सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सभी एब्सेंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आरबीसी। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इस वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है आरबीसी में। ये याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा देखो क्या है कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, गोल्जी बॉडीज नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है, सेंट्रियोल्स नहीं है, ईआर नहीं है। तो इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स के नहीं होने का क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि दिस प्रोवाइड्स एनफ स्पेस फॉर कैरिंग मोर हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से क्या हुआ कि अंदर में खाली जगह है ताकि आरबीसी जो है ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी कर सके। यही फायदा हुआ इतने सारे ऑर्गेनल्स के निकालने का, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या कहाँ है। अभी हम हीमोग्लोबिन का हमने चर्चा किया, अब हीमोग्लोबिन क्या है? तो देखो क्या लिखा है कि दे है मतलब आरबीसी के पास रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी में लाल रंग का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिन्हें क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी लाल होता है, और इसी की वजह से इसका नाम जो है वो रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स रखा गया है, ठीक है। एक हेल्दी अनहेल्दी नहीं, एक हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन होते हैं, कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये करते क्या है? तो दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी गैसेस यानी O2 एंड CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इसको आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ते भी हैं। अब है कि आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पान ऑफ 120 डेज। देखो आरबीसी का जो एवरेज औसत जो लाइफ स्पान है वो 120 दिन का है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? व्हिच आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। उसके बाद ये स्प्लीन में नष्ट हो जाते हैं, तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं स्प्लीन को। सबसे ज्यादा जो है नंबर में आरबीसी जो है वो यहीं पे डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या कह देते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कह देते हैं, ठीक है।
अब आगे देखते हैं, अब है ल्यूकोसाइट्स। अब क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स ऑल्सो नॉन एज व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। एज दे आर कलरलेस, ये कलरलेस हैं। आरबीसी रेड कलर के थे, वहां पे हीमोग्लोबिन था, ये कलरलेस है ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए कैसे है? रंगहीन है, कलरलेस है। दे आर न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लिएटेड है। आरबीसी में हमने पढ़ा कि जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी है वहां पे न्यूक्लियस नहीं है। आगे हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स तो सेल ही नहीं है, तो वो भी नॉन न्यूक्लिएटेड है। बट WBCs कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। इनका जो नंबर है वो आरबीसी की तुलना में काफी कम है, विच एवरेज इज 6000 से 8000। वहां पे देखो मिलियंस में था, आरबीसी मिलियंस में थे, और ये कितने हैं? 6000 से 8000 WBCs पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे इनका नंबर कम है, बहुत ही कम है आरबीसी की तुलना में तो। और ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब आरबीसी की तुलना में इनकी लाइफ जो है वो भी थोड़ी कम ही होती है। वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ WBCs। अब WBCs को 2 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। इस पे अब मैंने आपके लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा उसमें थोड़ा वो हो जाता, घिच पिच हो जाता, तो मैंने अलग से आपके लिए ये बनाया है। यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए, WBC जो होते हैं इनके 2 प्रकार हैं, ग्रेन्युलोसाइट, 2 मेजर कैटेगरीज हैं दो WBCs के। पहला क्या है? ग्रेन्युलोसाइट्स। पहला ग्रेन्युलोसाइट्स है, एक मिनट, हाँ, एंड दूसरा है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, 60 से 65% है। मोस्ट अबंडेंट WBCs, सबसे ज्यादा अगर कोई है WBCs में, सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट है वो है न्यूट्रोफिल्स, ये 60 से 65% होते हैं। ये फैगोसाइटिक सेल्स है। फैगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं। ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। बॉडी में आने वाले जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उसको नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स ये सबसे कम है। WBC में सबसे ज्यादा कौन है? न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम कौन है? बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स में ये क्या करते हैं? तो ये सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। हिस्टामिन क्या है? ये वैसो डायलेटर है, यानी कि ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। एंड सेरोटोनिन क्या है? वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। एंड हिपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है, ये जो अनइंजर्ड ब्लड वेसल में ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, और ये बेसोफिल्स इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है इयोसिनोफिल्स। एक मिनट, हाँ, इयोसिनोफिल्स 2 से 3% होते हैं। ये इन्फेक्शन से बचाते हैं एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस, और ये एलर्जिक रिएक्शंस में भी एसोसिएटेड हैं, ठीक है। अब एक ग्रेन्युलोसाइट्स, अभी हमने क्या, सॉरी, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, अभी हमने क्या पढ़ा? ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स 6 से 8% होते हैं, और ये भी फैगोसाइटिक हैं, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स हैं, ये 20 से 25% है, और इनकी 2 मेजर टाइप है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। एक्चुअली इनके बारे में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे याद रख लीजिए कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, मतलब ये प्रतिरक्षा प्रणाली में इन्वॉल्व है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स है वो तो प्रतिरक्षा में, उनका हम जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, तो वहां हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब है यहाँ पे प्लेटलेट्स, या इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कह देते हैं, बट ये जो है ये सेल है नहीं। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये सेल्स नहीं है, ये सेल फ्रेगमेंट है। सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। ये मेगा कैरियोसाइट्स से बनते हैं प्लेटलेट्स। मेगा कैरियोसाइट्स क्या है? स्पेशल सेल इन बोन मैरो। बोन मैरो में स्पेशल सेल है मेगा कैरियोसाइट्स, और इन्हीं से क्या बनते हैं? प्लेटलेट्स बनते हैं। प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि ये सेल्स है ही नहीं, ये सेल फ्रेगमेंट्स है। इनके काउंट को अगर हम देखें तो 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा।
अब है कि प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। जो प्लेटलेट्स है वो कई तरह के सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज करते हैं, जिनमें से ज्यादातर जो सब्सटेंसेस हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। आगे हम ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब है कि रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिजॉर्डर्स। अगर इनके नंबर में कमी आ जाए तो क्लॉटिंग डिजॉर्डर हो सकता है, क्योंकि ये जो है प्लेटलेट जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर इनका नंबर कम हो जाता है तो क्लॉटिंग डिजॉर्डर हो जाएगा, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि एक्सेसिव ब्लड का जो एक्सेसिव लॉस है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इतना प्लेटलेट्स के बारे में। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ये कैसे पता किए जाते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि योर ब्लड टाइप इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस, ये प्रेजेंस है, ठीक है, एंड एब्सेंस, ये एब्सेंस है, ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एंटीजेंस इन आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को डोनेंस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आरबीसी, देखिए ब्लड ग्रुप के जो एंटीजेंस होते हैं ना वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो आरबीसी के सरफेस पे स्पेसिफिक सरफेस एंटीजेंस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो पता किए जाते हैं। अब देखिए ब्लड ग्रुप सिस्टम कई तरह के हैं, लेकिन जो दो सिस्टम है वो बहुत ही फेमस है और पूरे विश्व में उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो है एबीओ ग्रुपिंग एंड दूसरा है आरएच ग्रुपिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम एबीओ ब्लड सिस्टम की बात कर लेते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो अब जो ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसका बेसिस क्या है, ये किस चीज पे आधारित है, तो देखिए वही लिखा है कि एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन। देखो आरबीसी के सरफेस पे दो सरफेस एंटीजेंस, वो दो सरफेस एंटीजेंस कौन कौन से हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी के प्रेजेंस यानी उपस्थिति और अनुपस्थिति पे आधारित है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। वो दो सरफेस एंटीजन कौन कौन से हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो यहाँ पे देखिए चार तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है। एक तो कुछ आदमी ऐसे भी हो सकते हैं दुनिया में जिसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें दोनों प्रेजेंट हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें दोनों ही एब्सेंट हो। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अनुसार चार ब्लड टाइप्स होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी एंड टाइप ओ। तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, अभी हम आगे ए एंटीजन को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, और बी एंटीजन को ऐसे दिखाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने कहा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अनुसार चार ब्लड टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप ए बी और टाइप ओ। अब देखो यहाँ पे मानते हैं ये आरबीसी है, देखिए शेप पे ध्यान मत दीजिए, हम जानते हैं ये हमारा आरबीसी है, आप मान के चलो हमारा आरबीसी जो होता है वो बाइकॉन्केव एंड सर्कुलर होता है, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ऐसा कुछ है, बट मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया है, तो आप उसको शेप को ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपने सुना होगा कि जो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई कहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, कोई कहते हैं मेरा बी है, कोई कहते हैं मेरा ए बी है, कोई कहते हैं मेरा ओ है। तो क्या मतलब है इसका, तो देखो अगर कोई इंसान कह रहा है ना कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है ए है, इसका मतलब है कि उसके जो आरबीसी है, उसके जो आरबीसी है ना, उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए वो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। अब अगर कोई कह रहा है कि भाई मेरा तो ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब हो गया कि उसके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, इसीलिए उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी हो गया। और अगर कोई कह रहा है कि नहीं, कोई कह रहा है कोई आदमी कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब है कि उसके आरबीसी के सरफेस पर ए एंड बी दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट हैं। और कोई कह रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, ओ का मतलब बेसिकली जीरो है, शून्य से है, मीन्स इसके आरबीसी पे ना ही ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग चार ब्लड टाइप्स होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी एंड टाइप ओ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ये। अब चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कि हाँ, द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। एंटीजेंस कहाँ पे है, ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे है, और जो
एंटीबॉडीज हैं जो एंटीजेंस के अगेंस्ट में बनती हैं, वो कहाँ पे होती हैं? प्लाज्मा में होती हैं। प्लाज्मा भी मैंने बताया ना आपको, तो प्लाज्मा में होती है, ठीक है। अब देखो वो जो दो एंटीबॉडीज है वो कौन कौन से हैं? एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडी। आप समझेंगे, जैसे मान लो ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है? एक ब्लड वेसल है। तो यहाँ पे ये मैंने बना दिया, ये आरबीसी है। ये आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन है, मान लो ए एंटीजन है, तो ये ए एंटीजन आरबीसी के सरफेस हो गया, सरफेस पे ए एंटीजन हो गया, मतलब ब्लड ग्रुप ए है। और ये तो क्या है? ये प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप के अनुसार यहाँ पे जो एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, उसके लिए यहाँ पे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है। अब है कि एंटीजन क्या होते हैं? तो एंटीजन केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, वो क्या है? एंटीजन है। और एंटीबॉडीज क्या होती है? प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस, एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में ये बनते हैं। अब देखो, आइए हम देखते हैं कि किसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी। आइए इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनाया है मैंने आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे मैंने ब्लड ग्रुप लिख दिया एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग। एबीओ सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो ए बी एंड ओ, 4 ब्लड ग्रुप है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है मीन्स उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, बी है मीन्स बी एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पे, ए बी है मीन्स ए एंड बी दोनों एंटीजन है। और किसी का ब्लड ग्रुप ओ है मीन्स नील, नील का मतलब है ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है उसके आरबीसी के सरफेस पे। अब एंटीबॉडी, अगर आपका ब्लड ग्रुप मान लेते हैं किसी का भी ए है, तो उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होगी। ऐसा क्यों? एंटी ए क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर एंटी ए एंटीबॉडी आप अपने प्लाज्मा में रखेंगे, तो ये जो एंटी ए एंटीबॉडी है, ये तो ए का एंटी है ना, इसका दुश्मन है ए एंटीजन का, तो ये तो ए एंटीजन को हमला करेगा ना। और एंटीजन कहाँ पे है? आरबीसी के सरफेस पे है, मीन्स आरबीसी को हमला करेगा, तो आरबीसी तो नष्ट होने लगेंगे ना, तो फिर तो ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए आपके प्लाज्मा में ए के खिलाफ नहीं, बी के खिलाफ एंटीबॉडी है आपके प्लाज्मा में, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके प्लाज्मा में बी के खिलाफ, बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी है, एंटी बी एंटीबॉडी। ये बी एंटीजन को अटैक करेगा, ठीक है। अब कोई बेवकूफी होगा ना जो अपने प्लाज्मा में अपने ही आरबीसी पे प्रेजेंट एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी रखेगा, तो दुनिया में ऐसा बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अब अगर किसी का बी है ब्लड ग्रुप मीन्स उसके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है, तो उसके प्लाज्मा में ए के खिलाफ एंटीबॉडी होगा, एंटी ए एंटीबॉडी। इसका मतलब हुआ कि ए का ब्लड हम कभी भी बी को नहीं चढ़ा सकते एंड बी का ब्लड ए को नहीं चढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि इनके खिलाफ एंटीबॉडी है इनके प्लाज्मा में। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है मीन्स उसके आरबीसी पे ए एंटीजन है बी एंटीजन है, दोनों एंटीजन है, तो उनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ना ए होगी ना बी होगी, ना एंटी ए एंटीबॉडी होगी ना एंटी बी एंटीबॉडी होगी। और अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है मीन्स उसके आरबीसी के सरफेस पे ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो उसका जो प्लाज्मा होगा उसमें एंटी ए एंड एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। देखिए जब ब्लड दिया जाता है ना, जब हम सुनते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, हम सुनते हैं ना ब्लड चढ़ाया गया है, तो ब्लड के जिस कंपोनेंट की जब जरूरत है वही चढ़ाया जाता है। मोस्टली आप जब सुनते हैं ब्लड चढ़ाया गया है तो आरबीसी चढ़ाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। जब जिस कंपोनेंट की जरूरत है वो तब चढ़ाया जाएगा। जैसे कि डेंगू के केस में प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। आपने कोरोना काल में सुना भी होगा कि प्लाज्मा डोनर ढूंढ रहे थे, प्लाज्मा भी चढ़ाया जाता है। तो जब जहां पे जिस कंपोनेंट की ब्लड के जिस कंपोनेंट की जरूरत है वो चढ़ाया जाता है। बट हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, मीन्स हम मान के चल रहे हैं कि आरबीसी चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो ए को ब्लड देगा और ए बी को ब्लड देगा। देखिए जब ब्लड चढ़ाया जाता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो वहां पे जो ब्लड दे रहा है, जो डोनर है, जो ब्लड दे रहा है, उसके आरबीसी पे के सरफेस पे एंटीजन देखा जाता है, और जो रेसिपिएंट है, जो ब्लड ले रहा है, उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी देखा जाता है। तो अब देखो ए तो ए को दे देगा, इसमें कोई झमेला नहीं है, लेकिन ए बी को कैसे दे सकता है? देखो ए दे रहा है, इसके पास कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है, और ले कौन रहा है? बी। तो इसमें क्या देखेंगे? इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी देखा जाएगा। तो ए बी ले रहा है तो ए बी के प्लाज्मा में एंटीबॉडी देखा जाएगा। अब देखो इसके प्लाज्मा में तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो कोई खतरा नहीं है, तो ये ले लेगा आराम से। अब बी वाला बी को देगा और ए बी को देगा, सेम फंडा यहाँ पे भी। लेकिन ए बी वाला सिर्फ ए बी को देगा, क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है, ए भी है एंड बी भी है। ओ वाला सभी को देगा, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पे कोई नहीं कहना चाहिए, मतलब
ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी दोनों है, एंटी ए एंड एंटीबॉडी। इसलिए मैंने कहा कि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आरबीसी चढ़ाया जा रहा है, आरबीसी दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, ओ को भी देगा, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पे ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है। अब कौन किससे ले सकता है, तो ए वाला तो ए से ले लेगा, साथ में ओ से ले लेगा क्योंकि ओ तो सबको दे सकता है ना। बी वाला बी से लेगा, ओ से लेगा भी क्योंकि ओ तो सबको दे रहा है। ए बी वाला तो सभी से लेगा, ए से, बी से, ए बी से, ओ से, सभी से ले लेगा। और जो ओ वाला है ये बेचारा सिर्फ ओ वाला से ही लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है लेकिन दोनों ही एंटीबॉडी है। अगर इनमें से कोई इनको देता है अपना आरबीसी तो इनके ब्लड में ऐसे आरबीसी आ जाएंगे जिनमें कि ए एंटीजन या बी एंटीजन होगा, तो फिर इनकी जो ये एंटीबॉडी है प्लाज्मा में उस पर हमला कर देगी। तो ये बेचारा सिर्फ ओ वाले से ही लेते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम यहाँ पे आरएच ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं। आरएच एंटीजन, देखो आरएच का यहाँ पे जो मतलब है ना, आरएच का यहाँ पे भी आरएच का जो मतलब है वो रेहेसस मंकी से है। देखिए आरएच एंटीजन को लैंडस्टीनर एंड वीनर डिस्कवर्ड इन आरबीसी ऑफ रेहेसस मंकी। आरबीसी रेहेसस मंकी के आरबीसी में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। आरएच एंटीजन जो है हमारे आरबीसी के सरफेस पे होते हैं। ऐसा ही एक मिलता जुलता एंटीजन जो है वो रेहेसस मंकी के में डिस्कवर किया गया था, तो वहीं से ये नाम रख लिया गया आरएच, ठीक है। इसका मतलब होता है रेहेसस। अब देखो दुनिया भर में 80% आदमी ऐसे हैं जिनके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उन्हें कहा जाएगा आरएच पॉजिटिव। 20% आदमी ऐसे भी हैं जिनके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन नहीं होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है आरएच नेगेटिव। अब देखना, आप किसी से जब ब्लड ग्रुप पूछते हैं तो वो कभी नहीं कहता है कि मेरा ए है या बी है या ए बी है या ओ है। वो हमेशा कहता है मेरा ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, ऐसा बोलेगा। बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। तो ए बी ओ ये तो आया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कहाँ से आया? तो ये आया आरएच ग्रुपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर कोई इंसान कह रहा है ना कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, और पॉजिटिव बोल रहा है मतलब आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है। और अगर कह रहा है कि मेरा ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, मीन्स उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन तो प्रेजेंट है लेकिन आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई इंसान कह रहा है कि मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव मीन्स इसके आरबीसी के सरफेस पे ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है लेकिन आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। कोई कह रहा है मेरा ओ नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इसके आरबीसी के सरफेस पे ना तो ए एंटीजन है, ना ही बी एंटीजन है और ना ही आरएच एंटीजन है। और कोई अगर कह रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, मीन्स इसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और आरएच एंटीजन भी है। और अगर कोई कह रहा है मेरा ए बी निगेटिव है, मीन्स उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, बी एंटीजन है लेकिन आरएच एंटीजन नहीं है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन एंटी आरएच एंटीबॉडीज। हमने देखा था एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग, अभी देखा था ना कि प्लाज्मा में जो है एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज होते हैं, लेकिन आरएच एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो क्या होंगी? एंटी आरएच एंटीबॉडीज। हमारे प्लाज्मा में नॉर्मली एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं होते, आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। तो ये कब बनते हैं आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। अगर किसी का आरएच पॉजिटिव है, कोई सा भी हो, ए बी कोई सा भी हो, बट सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो आरएच पॉजिटिव है वो आरएच पॉजिटिव को देगा, आराम से देगा, ठीक है। आरएच निगेटिव वाला आरएच निगेटिव को देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आरएच नेगेटिव वाला आरएच पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि देखो इसके पास तो आरएच एंटीजन नहीं है बट इसके पास आरएच एंटीजन है, बट इसके प्लाज्मा में थोड़ी ना एंटीबॉडी है, कोई समस्या नहीं है। और अगर एंटीबॉडी होता भी तो ये अपने प्लाज्मा में थोड़ी ना एंटीबॉडी रखता अपने ही एंटीजन के खिलाफ, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आरएच पॉजिटिव वाला आरएच नेगेटिव को ब्लड दे देता है ना, फिर समस्या हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि देखो आरएच पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, निगेटिव वाले के आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अगर इसको ब्लड दे देता है तो इसके बॉडी में ऐसे आरबीसी आ जाएंगे जिसके सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट है,
ठीक है। तो इसका इम्यून सिस्टम तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा ना, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो अपना और पराया पहचानता है। वो तो देखेगा कि भाई ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो घुसपैठिया बाहर से आ गया, तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा ना। तो यही लिखा है कि फॉर्म एंटी आरएच एंटीबॉडीज, ये क्या कर लेगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी बना लेगा। तो पहले बार अगर इसको दिया गया है तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो ये एंटीबॉडीज मैगी थोड़ी है 2 मिनट में बन जाएगा, इसको बनाने में टाइम लगता है। तो पहले बार में इसका बॉडी इसको बर्दाश्त कर लेगा, झेल लेगा, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज बनने में टाइम लग जाएंगे। लेकिन अगर दूसरे बार इस इंसान को गलती से फिर से आरएच पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया ना, तो इस बार एंटीजन एंटीबॉडी का क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, गंभीर समस्या हो सकती है। ठीक है। अब देखो, अब एक टर्म आता है यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यूनिवर्सल डोनर आप किसे कहेंगे, ओ निगेटिव वाले को। क्यों, क्योंकि देखो इसके पास डोनर का क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं। इसके पास तो ना ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, और ना ही आरएच एंटीजन है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको कहेंगे, ए बी पॉजिटिव को। क्यों, क्योंकि देखो रेसिपिएंट जो ब्लड ले रहा है उसमें क्या देखेंगे, उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है, तो ये इसके पास तो ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, और आरएच एंटीजन भी है। तो इसकी प्लाज्मा में तो कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं है। एक्चुअली आरएच एंटीजन के खिलाफ तो एंटीबॉडी नॉर्मली होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाती हूं मैं यहाँ पे। अब एक स्पेशल केस यहाँ पे एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है, समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का एक स्पेशल केस है, समझेंगे कि अगर माँ आरएच निगेटिव है और फादर आरएच पॉजिटिव है, तो उसका जो बच्चा होगा वो आरएच निगेटिव भी हो सकता है, आरएच पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों संभव है। ठीक है। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो माँ है इसको पहले से गलत ब्लड नहीं चढ़ाया गया है। माँ निगेटिव है मतलब इसको पहले से आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं चढ़ाया गया है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है। और ना ही इनका कभी एबॉर्शन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, इनका ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है। इनका जो बच्चा है, जो फीटस है, वो आरएच पॉजिटिव भी हो सकता है, आरएच निगेटिव भी हो सकता है, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो फीटस है आरएच पॉजिटिव है, माँ आरएच निगेटिव है। तो यूजुअली जो पहला बच्चा है ना, इसको कोई समस्या नहीं होती, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, इसका बर्थ सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए आरएच एंटीजन्स ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ब्लड, माँ और बच्चे के ब्लड की मिक्सिंग हुई नहीं, क्योंकि वहां पे प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के बैरियर की वजह से प्लेसेंटा के लेवल पे ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, तो प्लेसेंटा के बैरियर की वजह से माँ और बच्चे के ब्लड की कभी मिक्सिंग हुई ही नहीं। ठीक है। लेकिन आगे समझेंगे, थोड़ा आगे कर लेती हूँ। क्या होता है ना, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द आरएच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है ना कि बच्चे और माँ के ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा कि जो फीटस है वो कैसा आरएच पॉजिटिव है, उसका आरबीसी माँ की बॉडी में जाएगा, माँ के सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है। और फीटस आरएच पॉजिटिव है, माँ आरएच नेगेटिव है। फीटस के आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, माँ की आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब ऐसा आरबीसी माँ के पास जाएगा, माँ के सर्कुलेशन में जाएगा, तो क्या होगा कि माँ का जो इम्यून सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि भैया ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो बाहर से कौन घुसपैठिया आ गया। तो अब क्या करेगी माँ, मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच एंटीजन इन हर ब्लड। यहाँ पे एंटीबॉडी लिखा गया था, काट दिया मैंने, आरएच एंटीजन होगा। ठीक है। तो माँ क्या करती है ना, आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है, और ये जो आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी है ना, ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज कहलाएंगी, और ये आईजीजी क्लास की एंटीबॉडीज होती हैं। मैं आपको एंटीबॉडीज डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। फिलहाल आप समझ लो कि जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज है ये आईजीजी क्लास की एंटीबॉडीज है, एंड ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, कैन क्रॉस प्लेसेंटा। बस यहीं से समस्या हो गया। पहले बच्चे का तो बर्थ हो गया सक्सेसफुल, लेकिन यहाँ पे एक चेंज क्या हुआ कि ब्लड की मिक्सिंग हो गई। माँ के ब्लड में ऐसे आरबीसी चले गए जिसपे कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट थे। माँ ने क्या किया, माँ तो आरएच नेगेटिव है, माँ ने क्या किया, एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना लिया। अब अगर फिर से ये महिला प्रेग्नेंट होती है तो
तो मैंने यहाँ पे सेकंड प्रेगनेंसी लिख दिया। फिर से अगर प्रेग्नेंट होती है तो फिर से संभावना ये है कि इसका जो बच्चा है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और अगर निगेटिव है तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि आरएच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द बॉडी ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसीज। अब माँ के पास आरएच एंटीबॉडीज है और ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी? प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के सर्कुलेशन में चला जाएगा और वहां पे फीटस की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगेगा ना, क्योंकि एंटीबॉडी आरएच एंटी आरएच एंटीबॉडीज है, ठीक है, वो अटैक करेंगे आरएच एंटीजन को। आरएच एंटीजन कहाँ है? आरबीसी के सरफेस पे है, तो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो ये जानलेवा हो सकता है बच्चा के लिए। देखो क्या लिखा है, कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। देखिए आरबीसी जब टूटेंगे है ना, तो हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, तो खून की कमी जिसको कहते हैं ना, एनीमिया हो जाएगा। हीमोग्लोबिन आगे टूटेगा तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का लेवल बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन आगे जब टूटेगा ना तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन पिगमेंट्स बनते हैं, तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन का लेवल बढ़ेगा तो बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। अब देखो, अब बच्चा यहाँ पे समझ लेता है कि इराइथ्रो मतलब आरबीसीज एंड ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट हो गया, आरबीसीज ब्लास्ट होने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, आरबीसी है भैया, बम थोड़े है जो ब्लास्ट हो जाएंगे, आरबीसीज है, ब्लास्ट नहीं होते। क्या होता है कि जब जो एंटीबॉडीज है, एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर से फीटस में जाते हैं और फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, नष्ट करने लग जाते हैं, तो बच्चे को आरबीसी की कमी होती है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो इरेथ्रोब्लास्ट, इन्हें हम इमेच्योर आरबीसीज होते हैं, इरेथ्रोब्लास्ट जो होते हैं इमेच्योर आरबीसीज होते हैं, ये बच्चे के सर्कुलेशन में एंटर करने लग जाते हैं बिना अपना डेवलपमेंट कंप्लीट किए। तो वहीं से ये टर्म आया है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, क्योंकि इरेथ्रोब्लास्ट जो इमेच्योर आरबीसीज हैं वो आने लग गए। अब है कि अब इस कंडीशन को कैसे रोका जा सकता है? अच्छा देखो, अगर बच्चा आरएच निगेटिव होता तो फिर भी तो एंटीबॉडीज जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाती, बट वो कुछ भी नहीं कर पाती उसका। क्यों? क्योंकि उसके पास एंटीजन ही नहीं था, निगेटिव होता तो। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो फिर दिक्कत है। अब देखो, अब इसको रोका कैसे जा सकता है, इससे बच्चा कैसे जा सकता है? तो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद तुरंत बाद ही माँ को एंटी आरएच एंटीबॉडीज दे दिया जाता है। अब बच्चा कहता है कि माँ ने जब एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनाया तो इतना झोल हुआ। अब आप कह रहे हो कि बाहर से माँ को एंटी आरएच एंटीबॉडीज दे देते हैं। देखो एक्चुअली क्या होगा ना कि जब बच्चे की डिलीवरी हुई, ब्लड की मिक्सिंग हुई, तो जो फीटस है उसका आरबीसी चला गया मदर में। ऐसा आरबीसी गया जिसके सरफेस पे आरएच एंटीजेंस है। तो अब हम क्या करें, बाहर से एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडीज, ताकि ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज हमने डाला ना वो उस आरबीसीज को ढूंढ ढूंढ के डिस्ट्रॉय कर देंगे ना। फीटस का जो आरबीसी मदर में गया है, मदर की बॉडी में, उसको ढूंढ ढूंढ के ये मार डालेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो माँ को तो कोई नया एंटीजन मिलेगा ही नहीं ना, तो माँ जो है वो आरएच एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगी, है ना। तो इसीलिए डाला जाता है और ये बचाव है। ऐसा करके जो है ये दूसरे बच्चे को बचाते हैं, ये एक तरह का बचाव है, ठीक है। अब चलो ये समझ में आ गया, अब हटाते इसको। अब आइए, अब यहाँ पे हम ब्लड क्लॉटिंग या फिर जिसे हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कभी हमें चोट लगती है या कहीं कट लग गई, स्किन में ही कहीं पे भी कट लग गई, तो वहां से ब्लीडिंग होने लगता है, खून बहने लगता है और थोड़े समय के बाद वो खून का बहना अपने आप बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये क्यों हो रहा है? ताकि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट किया जा सके। तो आइए, ये जो एक आश्चर्यजनक मैकेनिज्म हो रहा है इसको हम समझते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कहीं पे भी चोट लगी तो वहां से ब्लीडिंग होता है और थोड़े समय के बाद वो रक्त का बहना अपने आप रुक जाता है। तो हम ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले देखिए, ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को समझाने के लिए एक थ्योरी है, कैस्केड थ्योरी, उसके बारे में हम उसी ब्लड क्लॉटिंग को समझाने के लिए वो थ्योरी है, उसको हम समझेंगे। अब यहाँ पे हम क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, कैस्केड थ्योरी के अनुसार 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हैं ब्लड क्लॉटिंग में। मतलब 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो होते हैं।
अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, इनको रोमन नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि देखिए ऐसे करके क्लॉट, जो फैक्टर 1 है ये होता है क्या, फाइब्रिनोजन होता है। फैक्टर 2 है ये होता है प्रोथ्रोम्बिन। 3 है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 4 है ये होता है कैल्शियम आयन। तो ऐसे करके इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो इनको एक ऑर्डर में लिखा जा रहा है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके ऑर्डर में, ये इनके डिस्कवरी के ऑर्डर को बताता है कि जिस ऑर्डर में ये डिस्कवर हुए हैं उसी ऑर्डर में इनको यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जिनमें से कि मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो लीवर बनाता है। लेकिन इनमें से कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जो कि डैमेज टिश्यू या फिर डैमेज टिश्यू एंड एक्टिवेटेड प्लेटलेट जो है वो रिलीज करते हैं। लेकिन ज्यादातर फैक्टर कौन बनाता है, लीवर बनाता है। कुछ जो है वो डैमेज्ड टिश्यू एंड एक्टिवेटेड प्लेटलेट से भी रिलीज होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो विटामिन के है ना, विटामिन के, वो यहाँ पे असेंशियल है। विटामिन के क्लॉट फॉर्मेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इन फैक्टर्स में से 4 फैक्टर्स के फॉर्मेशन के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन बनाता लीवर है और प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए लीवर को विटामिन के की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कैल्शियम आयन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, इनमें से जो 6 फैक्टर है वो हाइपोथेटिकल है। एक्चुअली 6 फैक्टर 6 कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब हम मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। तो देखिए अगर कोई इंजरी हुई या ट्रॉमा हुआ तो यहाँ पे जो टिश्यू है वो भी इंजर्ड होते हैं। मान लो स्किन में यहाँ पे कट लग गई, ठीक है, तो टिश्यू भी इंजर्ड हुआ। तो जो इंजर्ड टिश्यू है ये रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं, बताया था ना ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये फैक्टर्स कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन से रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना है थ्रोम्बोकाइनेज, ये कैस्केड प्रोसेस से बनता है। कैस्केड प्रोसेस का मतलब है कि सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक लिंक्ड रिएक्शन, कि बहुत सारी रिएक्शन के बाद कहीं पे जाके ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है थ्रोम्बोकाइनेज ये बनता है। समझेंगे, जैसे मान लो ये ए है कोई फैक्टर, ये एक्टिवेट हुआ, ये अगला फैक्टर बी को एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट हो गया, फिर ये दूसरा फैक्टर सी को एक्टिवेट करेगा। तो ऐसे करके एक सीरीज में रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद कहीं पे जाके ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। तो थ्रोम्बोकाइनेज एक स्टेप में नहीं बन रहा है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, तब जाके ये थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज बनता है, जिसको यहाँ पे हमने प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहा है। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज बन गया। अब ये क्या करता है कि हिपेरिन को इनएक्टिवेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लॉट करवाना है, यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, तो हिपेरिन को इनएक्टिवेट कर दिया गया। इसके बाद ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है एंजाइम, इसको हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये अब क्या करेगा, ब्लड प्लाज्मा में हमने पढ़ा था प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, तो ब्लड प्लाज्मा में ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज बना है ये इसको एक्टिवेट करेगा। ये प्रोथ्रोम्बिनेज कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव होता है, बट थ्रोम्बिन जो है कैसा है, एक्टिव है। अब देखो, अब आगे थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। यहाँ पे थ्रोम्बिन बन गया, ये कैसा एक्टिव है। अब ये एंजाइम की तरह एक्ट करेगा और ये क्या करेगा, ब्लड प्लाज्मा में एक और प्रोटीन मैंने आपको बताया था फाइब्रिनोजन होता है, ये भी इनएक्टिव है, इसको ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। ये जो होते हैं फाइब्रिनोजन, ये सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है, लेकिन जो फाइब्रिन है इसके यहाँ पे थ्रेड बनते हैं, ये इनसॉल्युबल है। देखिए इसके थ्रेड ऐसे ऐसे थ्रेड बनते हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल है कोई, यहाँ पे ऐसे कट लगी है, तो यहाँ पे फाइब्रिन क्या करेगा, फाइब्रिन के धागे धागे से होते ये ऐसे डेंस नेटवर्क बना देता है, ऐसे डेंस नेटवर्क बना देता है, और इसमें जो ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये ट्रैप हो जाएंगे और इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, क्लॉट हो गया। तो क्या किया, फाइब्रिन के धागे ने फॉर्म नेटवर्क, डेंस नेटवर्क बना दिया, जिसमें कि डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो ट्रैप हो गए। अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्लॉट कहते हैं। ये डार्क रेडिश ब्राउन स्कम होता है क्लॉट। अब देखो कुछ समय के बाद क्या होता है ना, ये जो क्लॉट यहाँ पे बना, इसने क्या किया, यहाँ पे
यहाँ से ब्लड नहीं बहेगा, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। अब कुछ समय के बाद इस क्लॉट को सिकुड़ना होता है, ताकि जो ये देखो ये ब्लड वेसल के जो दोनों किनारे हैं ये पास आ सके, रिपेयरिंग भी तो करनी है। तो ये जो जब सिकुड़ेगा तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है ना कि जहाँ पे चोट लगी है कुछ समय के बाद वहां से ऐसे थोड़ा फ्लूइड निकलता है। तो वो क्या है कि कुछ समय के बाद जब क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया तो कुछ समय के बाद ये जो क्लॉट है यहाँ पे इसको सिकुड़ना होता है। तो ये जब सिकुड़ेगा तो यहाँ से क्या होता है ना कि सीरम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन फॉर्म्ड एलिमेंट्स बाहर नहीं निकलेंगे। तो वही जो आपको दिख रहा है फ्लूइड यहाँ से निकलता है वो सीरम है। और सीरम क्या होता है ये मैंने आपको बताया। तो ये पूरा मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग का जो आपने अभी समझा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा जो ब्लड का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। और आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।